नमस्कार साथियों। आज हम फिर से भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी पर बात करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि नाम से ही आपको जाहिर है कि अंधेर नगरी कुछ ऐसी नगरी है कि जहां अंधेर गर्दी फैली हुई है, जहां सामाजिक विकृतियां अपने चरम पर हैं, अपना विकराल रूप दिखा रही हैं, जहां तमाम सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं, पसरी हुई हैं, और इन्हीं विकृतियों को दरअसल पूरी जनता के सामने लाने का प्रयास भारतेंदु कर रहे हैं। साथियों, इस नाटक में विशेष रूप से 6 दृश्यों में अंधविश्वास का चित्रण हो रहा है, प्रशासन की दुष्चक्र नीतियों का चित्रण हो रहा है, अंग्रेजी शासन की कूटनीतियों का विरोध हो रहा है, और साथ के साथ जातीय वर्गीय जो समाज में चेतना का ह्रास हो रहा है, माने जो पतन दिखाई दे रहा है जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर समाज में जो बदसूरती दिखाई दे रही है, भारतेंदु का के इस नाटक का यह भी उद्देश्य है कि इस पर भी प्रकाश डाला जाए और जनता को और पाठक समाज को इससे रूबरू कराया जाए। साथियों, हमारे समय के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इस नाटक के बारे में अपने शब्दों में कहते हैं कि अंधेर नगरी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं है, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। मैं समझाती चलती हूँ साथ साथ, आप इसे समझें कि आलोचना, ये टिप्पणी जो आलोचकीय टिप्पणी है, इसमें यह बात कही जा रही है और बड़े ज़ोरदार असरदार तरीके से कही जा रही है कि केवल वास्तविकता को दिखा भर देना भारतेंदु का उद्देश्य नहीं है। भारतेंदु न केवल उस वास्तविकता को उद्घाटित करते हैं, ये जो 4-5 तरह की वास्तविकता आपको बताई मैंने, चाहे वो अंधविश्वास है, प्रशासन का दुष्चक्र है, अंग्रेजी शासन का विरोध है, या जाति और वर्गीय जो पतन चल रहा है समाज में, इन सामाजिक विकृतियों और सामाजिक कुरीतियों को दिखाने का उद्देश्य है। दरअसल साथ के साथ जनता में भी अब विरोध भावना भर गया है। जनता की अब ये प्रबल इच्छा है कि यह अंधेर गर्दी खत्म हो। तो रामविलास शर्मा जी आगे कहते हैं कि इस तरह भारतेंदु ने नाटकों को जनता का मनोरंजन करने के साथ साथ, ठीक है, स्वांग प्रहसन नाटक जनता का मनोरंजन करते हैं, लेकिन केवल मनोरंजन साहित्य का उद्देश्य नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसे ध्यान से सुनेंगे। केवल मनोरंजन हमारा उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य है भारतेंदु का? कि उसके साथ साथ राजनीतिक शिक्षण करने का भी साधन बने, यानी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी, निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से भी जनता सचेत हो, जनता जग जाए और जनता अपने अधिकारों और अपनी चेतना को पहचाने। भारतेंदु का उद्देश्य तो यही है। तो इसके गति और हास्य भरे वाक्य जो हैं, संवाद सबसे महत्वपूर्ण है इस नाटक में। संवाद जो आगे और कई व्याख्यानों में मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। जो ये गतिशील वाक्य और संवाद हैं, ये जो हास्य और व्यंग्य लिए हुए वाक्य हैं, ये लोगों की जुबान पर अब चढ़ गए हैं। अंधेर नगरी को कई बार खेला गया साथियों, आज तक खेला जा रहा है 100 वर्षों से। तो अंधेर नगरी की प्रासंगिकता और समसामयिकता और बढ़ी है। भारतेंदु की प्रहसन कला यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है, ऐसा रामविलास शर्मा जी बताते हैं। साथियों, ये अंधेर नगरी नाटक जो है, ये तत्कालीन राज्य व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत कर रहा है। उस समय की सत्ता और प्रशासन का चरित्र प्रस्तुत कर रहा है, ठीक, और वह आज भी कमोबेश, बल्कि मैं तो उसे वेश कहूँगी बहुत अधिक रूप में, वो सच आज भी हमारी राजनीति में पसरा है, नज़र आ रहा है। भारतेंदु के समय में जितना ये जटिल और कराल था, जितना ही विकराल था, उससे कहीं कुछ कम आज नहीं है, बल्कि मनुष्य की पहचान आज पहले से ज़्यादा खतरे में है, ठीक। आज वह ज़्यादा अपने रुपए पैसे और अपनी जेब से नापा जाता है, ठीक। तो मनुष्य की बौद्धिकता, उसका कौशल, उसकी दक्षता, उसकी ईमानदारी, उसका कर्मठ व्यवहार, इस सब का कोई मोल नहीं है।
न तत्कालीन समाज में था जो भारतेंदु का समाज था, और न आज के समाज में है साथियों। मनुष्य पहचाना जा रहा है तो अपनी पद, प्रतिष्ठा और रुतबे और पैसे से। यही भारतेंदु को खल रहा है और यही इस नाटक और इस प्रहसन को लिखने का उद्देश्य भी है। भारतेंदु जी ने आम आदमी पर टैक्स के भार को दिखाया, जो आज के संदर्भों में बड़ी समस्या है साथियों, गंभीर समस्या है। कर की बढ़ती दरें, कर माने टैक्स, टैक्स की बढ़ती संख्या, दर और वसूलने का कठोर तरीका दरअसल कल की बात नहीं थी, कल की समस्या नहीं थी, आज की राजस्व प्रणाली की भी एक कड़वी सच्चाई है। और भारतेंदु इसी वास्तविकता से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। इसी नाटक में, अंधेर नगरी नाटक में, नौकरशाही की असंवेदनशीलता, नौकरशाही सत्ता प्रशासन की अकर्मण्यता, उदासीनता, इन सबको भी प्रमुख रूप से रेखांकित कर रहे हैं भारतेंदु अंधेर नगरी नाटक में। नौकरशाही से संबंधित सारी समस्याएं जो तब की थी, जो कल की थी, वो आज की भी सच्चाई हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी और अधिक कठोर रूप में आज आपके सामने दिखाई देती हैं, है ना, और अधिक कुटिल रूप में, भयानक विकराल रूप में और अधिक दिखाई देती हैं। भारतेंदु ने नौकरशाही पर जो व्यंग्य कसा है साथियों, वह दरअसल आज का भी सच है। मैं वो दो पंक्तियाँ ज़रूर आपके सामने कोट करूँगी। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, टिकस माने टैक्स, हाकिम सब जो खाते तो सब पर दूना टिकस लगाते, मेरा चना बना है आला, है ना। ये दो दो पंक्तियों में पूरे नाटक में विद्यमान रहेगा, और इसकी रोचकता और इसका कौतूहल दरअसल इसके तीखेपन पर है, जो प्रहार कर रहा है, जो चोट कर रहा है उस पर है। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में नेताओं आदि की यही अयोग्यता और यही मूर्खता आज की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। इसी प्रकार इनके पास जो शक्ति तो है, सबसे ताकतवर बन जाते हैं पद प्रतिष्ठा पाकर, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, बल्कि कुबुद्धि के शिकार हैं, अविवेकी हैं, मूर्ख हैं। और इसी मूर्खता को, इसी अविवेक को, इसी कुबुद्धि को, जिसे हम सदोष बुद्धि भी कहते हैं, इस सदोष बुद्धि को दरअसल इस नाटक में प्रधान रूप से, अंधेर नगरी नाटक में प्रधान रूप से उभारा गया है। साथियों, अंधेर नगरी अंग्रेजी राज का दूसरा नाम है। जब कहते हैं हम अंधेर नगरी तो आगे कहते हैं चौपट राजा, यानी अंधेर गर्दी जनता जो है अंधी है, कुछ दिखाई सुझाई नहीं देता, अंधेर गर्दी में फंसी हुई है, और राजा कैसा है, विवेकहीन है, मूर्ख है, सदोष बुद्धि के साथ है। तो राजा कैसा है, चौपट है। अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की भी आलोचना हो रही है। उनके अंधेर गर्दी ख़त्म करने के लिए जो जनता में जुझारूपन है और जनता में विद्रोह आ गया है, उस पर भी बात हो रही है। और उस समय की प्रचलित लोक कथाओं पर आधारित भारतेंदु के इस नाटक में उत्तर औपनिवेशिक चेतना भी दिखाई दे रही साथियों। पॉइंट टू बी नोटेड। उत्तर औपनिवेशिक चेतना जब मैं कह रही हूँ, यानी उपनिवेशवाद का यह प्रतिवाद है। भारतेंदु ने अंधेर नगरी को पश्चिमी साम्राज्य का रूप दिया। भारतेंदु ने इस व्यंग्य के तौर पर अंग्रेजी साम्राज्य को अंधेर नगरी की संज्ञा दी। अंधेर नगरी में भारतेंदु ने महंत के माध्यम से ये कहलाया, बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। भारतेंदु दिखाना चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी साम्राज्यवादी संस्कृति दूर से तो हमें बहुत लुभाती है, बहुत आकर्षक लगती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, पर अंदर से क्या है उसमें, कितनी खोखली है, कितनी बनावटी है, फैब्रिकेटेड है, कृत्रिम है। ये एक सभ्यता पर टिप्पणी करना है। अंग्रेजी राज पर नहीं टिप्पणी हो रही साथियों, ध्यान रहे आप, अंग्रेजी राज पर नहीं हो रही टिप्पणी। भारतेंदु उस सभ्यता पर जो दूर से मोहती है, लुभाती है, आकर्षित करती है, उस सभ्यता व संस्कृति पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दूर से तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है। दरअसल इसमें चित्रित जो महंत है वो सबसे विवेकशील प्राणी है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप साथियों को, पाठकों को
स्टूडेंट्स को ये जानना ही चाहिए कि जो महंत है वो सबसे विवेकशील है। ठीक है, भारतेंदु ने महंत की ये विवेकशीलता एक गुरु के रूप में उद्धृत की है। अपने गुरु की आज्ञा न मानकर गोवर्धन दास टके सेर मिठाई खाता है और चौपट राज्य की व्यवस्था में फंस जाता है। फांसी पर जब शिष्य को लटकाया जा रहा है तो उसने गुरु का स्मरण किया, महंत का स्मरण किया। उन्होंने जो युक्ति सुझाई थी, दरअसल वही युक्ति उस संकट के समय में कारगर हुई। और साथियों, जो युक्ति उन्होंने सुझाई थी महंत ने 100 साल पहले भारतेंदु के समय में, वही युक्ति आज भी कारगर होगी। आज भी राजा अगर कुशासन करता है, अविवेकी है, मूर्ख है, बातों में फंसाता है, केवल न्याय नहीं करता है, तो आज भी महंत ने जो कारगर युक्ति सुझाई थी वही आज भी सफल होगी। यानी गुरु के महत्व को भारतेंदु सदैव प्राथमिकता दे रहे हैं। उस नाटक में भी दिया है और एक संकेत है साथियों, ये सूचना आपके लिए है, चेतावनी आपके लिए है कि वही करें। अब वही समय आ गया है, वही करें। क्या तो भारतेंदु दरअसल शिक्षा का और ज्ञान का महत्व बताना चाह रहे हैं, अंधेर नगरी के माध्यम से विवेक का महत्व बताना चाह रहे हैं और कह रहे हैं बड़े से बड़े संकट की स्थितियों में दरअसल यह ज्ञान या शिक्षा या विवेक ही आपको बचा लेगा। तो आप जब तर्क शून्य हो रहे हो, जब आप असमंजस में पड़ रहे हो, जब दुविधा बढ़ती जा रही हो, जब राजकाज समझ में ना आ रहा हो, राजनीति समझ ना आ रही हो, तब भारतेंदु कहते हैं कि ऐसे में तो आपको आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान और विवेक ही बचाएगा। साथियों, भारतेंदु की वैचारिक दृष्टि, जैसा मैं हमेशा कहती रही हूँ, जनता के उद्धार में ही रही है। क्योंकि भारतेंदु को मैं एक प्रगतिशील साहित्यकार भी मानती हूँ और जन सरोकार से जुड़ा हुआ लेखक मानती हूँ, नाटककार मानती हूँ। तो अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्ति नंबर 1, उसकी अंधेर गर्दी से छुटकारा नंबर 2, उसकी कूटनीतियों और कुटिल व्यवहार और अविवेकी व्यवहार से छुटकारा, उसके प्रति विरोध नंबर 3। दरअसल यह सब कुछ अंधेर नगरी नाटक का मुख्य विषय रहा है। साथियों, ये जो गोवर्धन दास के अंधेर नगरी में रुककर वहाँ की वस्तुओं को टके सेर के भाव में ललचा जाना कि सब कुछ टके सेर मिल रहा है, अरे कितनी बढ़िया नगरी है, मिठाई भी, खाजा भी, तरकारी भी, हर चीज़ टके सेर में मिल रही है, तो वह उसे भोग करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा भरण करना चाहता है। और इस निर्णय के ऊपर भारतेंदु महंत से कहलवाते हैं, महंत जो विद्वान है, जो गुरु है, उससे कहलवाते हैं क्या, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे बास। क्या कहते हैं, सेत सेत सब एक से। अगर सब कुछ एक ही दाम में मिल रहा हो और सेत में मतलब सस्ते में, सेत माने सस्ता, सस्ते सस्ते में सब कुछ अगर मिल रहा हो, तो ऐसा लगता है कि कपूर और कपास सब एक ही है। ये कैसा विवेकहीन राज्य है, ये कैसा मूर्ख राजा है कि सब कुछ टके सेर मिल रहा है, सेत में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त आसानी से मिल रहा है। तो दूसरी पंक्ति क्या कहती है, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे बास। ऐसे स्थान पर तो रहने पर अपने जान प्राण को भी संकट है। दूर की सोचो, विवेक से सोचो, बुद्धि का प्रयोग करो, ज्ञान से सोचो और अपने विवेक से सोचो कि ऐसे राज्य में रहना दरअसल मृत्यु का संकट बुलाना है। तो साथियों, इसमें आप कई जगहों पर ये कविता की छोटी छोटी पंक्तियाँ पाएंगे और उसको मैं साथ साथ व्याख्यान में, जो ऑनलाइन लेक्चर व्याख्यान हम लोग क्लास में जुड़ेंगे, उसमें समझाती जाऊंगी। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी कभी न कीजिए, या मैं नरक निदान। जब आपके मन में लालच आ जाता है ना, गोवर्धन दास के मन में लालच आ जाता है कि अरे ये कैसा बाजार है, कितना अच्छा बाजार है, यहाँ तो सब कुछ टके सेर मिल रहा है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भरण कर लूँ, आनंद ले लूँ। लेकिन नहीं, ये लालच का मन में आ जाना ही पाप का सब कुछ है।
पाप का की जड़ है, और यही आपके मान सम्मान को भी गिराता है, आपकी प्रतिष्ठा को भी गिराता है, और एक दिन आपको संकट में ले आता है, आपको प्राणों का संकट तक हो सकता है। और लोभ कभी न कीजिए, भारतीय तो कह रहे हैं दरअसल महंत के मुंह से कहलवा रहे हैं, लोभ कबहू न कीजिए, मतलब लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नरक है, ये नरक की ओर लेकर जाएगा आपको। ऐसे ही वो अंश ज़रूर मैं पढ़ देती हूँ, बहुत पसंद है और अंधेर नगरी का प्राण है। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चूरन जब से हिंद में आया, सबका धन बल सभी घटाया, चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो चूरन कैसा है, चूरन के बारे में, चूरन की विशेषता, प्रशासन की उस समय की जो अंग्रेज़ी शासक है, पुलिस है, जो लंपट युवक हैं, पंडित पुरोहित हैं, दरअसल सबकी झांकी यहाँ मिल रही है कि क्या क्या खाकर साहब लोग, यानी अंग्रेज साहब लोग, सब हजम कर गए, पूरा हिंद ही हजम कर गए। हाँ, हमारा धन बल घटा दिया, हमारी प्राकृतिक संपदा को, हमारी नैसर्गिक संपदा को लूट लूट कर ले जाते रहे, हमें कच्चा माल का बाजार बनाए रखा। और जो तंत्र में लोग हैं, सत्ता के जो पुर्जे हैं, या जैसे पुलिस हो गई, ये सब भी खाते हैं। तो दरअसल रिश्वत की भावना, भ्रष्टाचार की भावना बढ़ रही है, लोगों में विवेक खत्म हो रहा है। तो ये साहब लोग जो हैं, हिंद को हजम कर जाने के लिए इस चूरन का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही जो सेत की बात मैंने कही थी, तो वहाँ भी दरअसल यही समझाया जा रहा है कि जो कुछ चीज़ें मुफ्त में मिल रही हों, देखने में आकर्षक लग रही हों, और ऐसा लग रहा हो कि ये सब कुछ आसानी से मिल रहा है, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, भाजी भी टके सेर है और खाजा भी टके सेर है। तो ये कैसा चमत्कार है? दरअसल ये चमत्कार नहीं है, पाप का मूल है। लोभ का आ जाना भीतर मन में, और लोभ से लोभ बढ़ रहा है, तृष्णा से तृष्णा बढ़ रही है। लोग लोभी होकर छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़े उद्देश्यों को छोड़ रहे हैं और अपना विवेक खो रहे हैं, अपनी बुद्धि भ्रम कर रहे हैं। और ये बुद्धि भ्रम उस राजा के कारण ही हो रहा है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है प्रजा वैसी ही होती जा रही है। तो प्रजा मूर्ख और श्रद्धांध होती जा रही है, प्रजा को यह विवेक खत्म होता जा रहा है, और समाज से वो विवेक, वो तर्क शक्ति, वो संवेदना खत्म होती जा रही। इसीलिए टके सेर भाजी टके सेर खाजा दरअसल अंधेर नगरी की अंधेर गर्दी को और राजा के चौपटपन को, राजा में वो नेतृत्व की क्षमता नहीं है, राजा में वो ताकत नहीं है कि वो निर्णय ले सके और न्याय कर सके। तो अंधेर नगरी नाटक और प्रहसन के माध्यम से दरअसल हम भारतेंदु की प्रगतिशील विचारधारा को, उनकी जन चेतना को, उनके जन सरोकार को समझते हैं। शुक्रिया।